घाटशिला में सक्रियता बढ़ गई है। क्या उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए तो मानते हैं कि चंपई सोरेन से आने आने से रमेश हांसदा को काफी कहा जा रहा है भाई आदिवासी जो वोट है वो तो जेएमएम के साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद संथाल समाज से आ रहे हैं। बंद कमरे में रहने दीजिए कुछ चीजें। अभी से मैं रणनीति मैं सामने ला दूंगा तो फिर विपक्ष हमारा सतर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कई चाबियां हैं। लोग दिल से वोट करते हैं और जब तक दिल के अंदर आप नहीं घुसिएगा वोट नहीं टर्न अप होता है। लड़ना तो पार्टी तय करेगी। पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी है। शुरुआत दौर से घाटशिला मेरे लिए बहुत प्रिय जगह रहा है और लगातार जब से मैं राजनीति में शुरुआत आया रामदास सोरेन जी के साथ मैं उस क्षेत्र को सींचा। मैं समझता हूँ कि पूरे कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज्यादा संथालों की वोट प्रतिशत उस विधानसभा क्षेत्र में आती है। पार्टी को तय करना चाहिए कि कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, क्योंकि जीतना मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए प्राथमिकता है। रमेश हांसदा प्राथमिकता नहीं है। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में झारखंड को एक दिशा देगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और बात झारखंड की पॉलिटिक्स की। और पॉलिटिक्स में अभी घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव छाया हुआ है हर तरफ। झारखंड में अभी जो है घाटशिला उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, इसलिए कि इस सरकार बनने के बाद पहली बार उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसका जो है सरकारी स्तर पर आपने तैयारी देख लिया है कि जो है डीसी के स्तर पर घाटशिला विधानसभा का जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशित कर दिया गया है। भाई जो दावे हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों के किसी भी तरीके का कोई आपत्ति है तो आप आकर उसमें अपना नाम जोड़ सकते हैं और घटवा सकते हैं, जो भी आपत्ति है दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बात उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों की भी सक्रियता बढ़ गई है। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वैसे लोग भी घाटशिला में जो है घूमना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बीजेपी के जाने माने नेता रमेश हांसदा है। अभी आपने देखा होगा कि तमाम ट्राइबल मुद्दों पर वो पेशा एक्ट हो या अनेक ऐसे मुद्दे थे जिस पर हम बात करते रहते थे आज, लेकिन बात हम घाटशिला उपचुनाव पर करेंगे, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि रोज जो है अभी रमेश हांसदा भी घाटशिला के लोगों से मिल रहे हैं। कल गालूडी में बैठक कर रहे थे। तो क्या उपचुनाव को लेकर क्या इनकी भी तैयारी है? पिछले बार आपको पता है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के टिकट पर वहां पर चुनाव लड़े थे। तो सीधे सवाल, घाटशिला में सक्रियता बढ़ गई है, क्या उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए कि भाई अब आप घाटशिला की तरफ चाहते हैं चुनाव लड़ना? लड़ना तो पार्टी तय करेगी। पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी का एक सिस्टम है। उस पर यदि पार्टी का इच्छा होगा तो जरूर लड़ेंगे। और जहां तक सक्रियता की बात है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते परिस्थितियां ऐसे बनी है कि चुनाव होना है, तो उस हिसाब से पार्टी के हित के लिए काम करने के लिए हम लोग को निर्देश रहता है हमेशा। और उसी के तहत हम घाटशिला क्षेत्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, किन किन मुद्दों पे यहाँ काम किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि इन बातों को चुनाव के समय में मुद्दे के रूप में लाया जा सके। इसलिए मैं बराबर निरंतर घाटशिला क्षेत्र का दौरा भी कर रहा हूँ। और चूंकि ऐसे भी चुनाव के बाद मैं लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय था, उसके बाद चूंकि वहाँ एक बड़े नेता का आगमन हुआ, चंपई जी आ गए और सरायकेला आपके हाथ से निकल गया, जहां पर आपने 5 सालों तक काम किया। तो मानते हैं कि चंपई सोरेन से आने से रमेश हांसदा को काफी नुकसान हुआ? देखिए नुकसान और लफा का राजनीति में हम कभी नहीं सोचते हैं। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाते आया और उस कर्तव्य के नाते एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से वो आए तो हमने स्वागत किया और हमने उनको मैं समझता हूँ कि एकमात्र आदिवासी सीट जहाँ 22,000 से हम उनको लीड करके दिए। और लोकसभा में भी जब चंपाई जी हमारे साथ नहीं थे तब भी वही एकमात्र सीट था आदिवासी सीट जिसपे हम 22,000 का लीड दिए थे। तो हमने अपनी अपनी जो स्थिति थी, हालांकि हमारे एक साथी गणेश माले जी पार्टी छोड़कर चले गए, इन बावजूद इसके हम लोगों ने सरायकेला में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और पार्टी का जो आदेश था, बड़े नेताओं का मेरे ऊपर जो दबाव जो कहना था उन लोगों में मैंने उसको करके दिखाया। अब तो बात अब घाटशिला की हो रही, सरायकेला में ठीक है आप चंपई सोरेन के आने के बाद पार्टी के साथ रहे, आपने कहा काम किया और 22,000 का लीड मिला। कोल्हान में अकेला सीट जो है बीजेपी आदिवासी बहुल सीट में से वो जीती। घाटशिला की बात हो रही है। घाटशिला तो पिछले ही ये में बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े हैं। अब फिर जो है वहां पर आपकी सक्रियता बढ़ रही है। तो जिस तरह सरायकला में सक्रियता बढ़ी और चंपई सोरेन जी इसलिए बड़े नेता है वो सीट उन्हें मिल गया, घाटशिला में नहीं लग रहा है कि फिर आपके लिए फिर
चुनौती बड़ा है पार्टी के स्तर पर? देखिए घाटशिला मैं आपको बता दूं, मेरा रमेश शुरुआत हाँ, चलिए ठीक है। शुरुआत दौर से घाटशिला मेरे लिए बहुत प्रिय जगह रहा है। और लगातार जब से मैं राजनीति में शुरुआत आया, हुँ, रामदास सूरन जी के साथ हुँ, मैं उस क्षेत्र को सींचा हुँ, और 2001 से लगातार हुँ, उनके जीतने तक हुँ, मैं उस क्षेत्र में सक्रिय रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग खुली जीप में, जब तब हम लोग के पास जीप हुआ करती थी रामदास जी के पास, और आगे बीच में बैठ करके उस यात्रा, वो धूल खाना, जंगल झाड़ घूमना, एक-एक गाँव का दौरा करना, आज भी हमको रोमांचित करता है। राजनीति की शुरुआत दौर था मेरा, और फिर उसी माटी में हमारे बड़े भाई सुनील महतो जी का हत्या होना, हुँ, उसके बाद की स्थिति को देखना, तो कई वर्षों तक हम उस खेत को सींचे हैं। वहाँ के एक-एक कार्यकर्ता, हुँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा काफ़ी लगाव उस क्षेत्र से रहा है। और स्वाभाविक रूप से जब सरायकेला में बहुत ज़्यादा काम अब नहीं है मेरे लिए, तो निश्चित रूप से किसी न किसी सीट पे तो काम करना है, किसी क्षेत्र में तो काम करना है। मेरा सवाल यही है इसी पर कि घाटशिला के सीट उपचुनाव में रमेश हांसदा की दावेदारी क्यों होनी चाहिए? क्यों वहाँ से आपको जो है पार्टी प्राथमिकता दे? क्यों आपको चुनाव लड़ा है? ऐसा आपने घाटशिला पर क्या आपकी स्वाभाविक दावेदारी? देखिए, मैंने चूँकि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल, खास करके संथाल बहुल क्षेत्र है। हुँ, मैं समझता हूँ कि पूरे कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा संथालों की वोट प्रतिशत उस विधानसभा क्षेत्र में आती है। और काफ़ी पोटेंशियल है वहाँ पर, कई काम करने की संभावना है, हुँ, कई चीज़ें की जा सकती है। आदिवासी पॉलिटिक्स को ऊपर उठाना है तो हमें, मैं समझता हूँ कि घाटशिला को जीतना चाहिए। हुँ, और पार्टी को ये तय करना चाहिए कि कौन कैंडिडेट हुँ, चुनाव जीत सकता है। हुँ, क्योंकि जीतना, मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए प्राथमिकता है। रमेश हांसदा प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है जीतना, कैसे जीता जाए, इस पर रणनीति बननी चाहिए। और हमें जब दुमका संथालपना लगाया था, मैंने वहाँ भी रिजल्ट दिया। सरायकेला लगाया मैंने, वहाँ भी रिजल्ट दिया। पार्टी मौका देगी तो ज़रूर यहाँ भी मैं रिजल्ट। मेरा सवाल ये जैसे आपने कहा कि भाई घाटशिला संथाल बहुल्य है और सबसे ज्यादा वहां पर जो है आदिवासी समाज रहता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो जेएमएम के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। ये कहा जा रहा है भाई आदिवासी जो वोट है वो तो जेएमएम के साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद संथाल समाज से आ रहे हैं। तो वैसे में आप कैसे जेएमएम से अपनी तरफ जो है खींचकर लोगों को लाएंगे, बीजेपी पर विश्वास कैसे दिलाएंगे? कुछ चीज़ें तो बंद कमरे में रहने दीजिए, कुछ चीज़ें अभी से मैं सामने ला दूंगा तो फिर विपक्ष हम्म, हमारा सतर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कई चाबियां हैं आदिवासी वोट को खोलने के लिए। मेरे पास कई चाबियां हैं और उन चाबियों का हम इस्तेमाल करेंगे, हम्म, और चाबी खुलेगा, वोट भी आएगा। हम्म, और वोट दिल से आता है। हम्म, लोग दिल से वोट करते हैं, और जब तक दिल के अंदर आप नहीं घुसिएगा, वोट नहीं टर्न अप होता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि घाटशिला हम लोग नहीं जीते हैं। हमने रामदास जी को टोकरी छाप पे लड़ाया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत प्रभाव ही नहीं था, हम लोग बहुत पीछे हुआ करते थे। अलायंस हुआ, टोकरी छाप पे रामदास जी मात्र 2000 से हारे। 9 में वो चुनाव जीते। वो क्षेत्र बालमुचु जी का था, कांग्रेस का हम्म, भरपूर गढ़ था। परिस्थितियां ऐसी बनी, हम लोग वहां से वोट चुराए, वोट लिए हम लोग। 14 में हमने बीजेपी ज्वाइन किया, लक्ष्मण टोडू जी वहां से चुनाव लड़े। पार्टी के वरीय नेताओं का सख्त निर्देश था मुझे कि आपको हर हाल में सीट जिताना है, सहयोग करना है, और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। और हमने लक्ष्मण टोडू को उसी क्षेत्र से, उसी संथाल बहुल क्षेत्र से हमने जिताया। उसकी चाबी, उसकी रणनीति भी हमने वरीय नेताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया, और उस रणनीति पे चले, हम लोग सीट जीते। उसके बाद मैं चूंकि संथाल पढ़ना प्रस्थान कर गया, तो आज भी हम लोग उस सीट जीत सकते हैं यदि पार्टी के वरीय नेताओं का सहयोग और ये रहेगा, तो उस सीट को जीता जा सकता है। ऐसा देखिए, दुनिया में कोई चीज नहीं कि ना असंभव नहीं है। और ये भी कभी नहीं कहा जाना चाहिए कि फलना समुदाय केवल फलना दल को ही मदद करता है। ऐसा नहीं है, परिस्थितियां बदलती है। समय के हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं, और व्यक्ति के हिसाब से भी लोग निर्णय लेते हैं कि सामने कौन है। क्या 2024 में पार्टी ने जिस पर विश्वास दिया
व्यक्ति सही व्यक्ति पर दांव नहीं लगाया। देखिए, जनता आज के समय में बहुत चूज़ी है। हर चीज़ को, हर ये को बहुत गौर से देखती है, परिस्थितियाँ देखती है। हो सकता है कि उस वक़्त परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होंगी या कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे आए होंगे और जो जनाधार आया हम लोगों ने स्वीकार एक साल में क्या कुछ बदल गया? अब तो कहा जाए कि भई ये तो सिम्पैथी बहुत और उनके साथ 1 साल 2024 अभी 2025 क्या ऐसा बदलाव 1 सालों में आप देख रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि आपके पक्ष में जो है लोग जा सकते हैं? राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव होता है। ये संभावनाओं का खेल है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, जो एक रामदास जी के प्रति जो एक संवेदना है, जो है वो तो है अपनी जगह में, लेकिन राजनीति अपनी जगह में है। इसलिए वो चीज़ें यदि हम ढंग से चीज़ों को सामने ला सके, अपनी बातों को तरीके से हम समझा सके, तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। घाटशिला झारखंड की राजनीति, वो चाहे सत्ता पक्ष की हो, चाहे विपक्ष का हो, हमारा भारतीय बहुत देखिए पहली बार चुनाव पहली चुनाव हो रहा है, लिटमस टेस्ट है। सरकार कितना काम किया है, सरकार कितना काम नहीं किया है, गुरुजी का जाना, रामदास जी का जाना, फिर मैया योजना का भी मैया बहुत कई चीज़ों की इस पे ये होगा। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में झारखंड को एक दिशा देगा। लास्ट सवाल मेरा, अगर पार्टी रमेश हांसदा को चुनाव नहीं लड़ाती है, वैसे परिस्थिति में प्लान क्या है? प्लान हमारा प्लान कहाँ कुछ रहा है। मैं तो हमेशा किस्मत के भरोसे छोड़ दिया हूँ। किस्मत यदि होगा तो मुझे उठा के गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। यदि किस्मत नहीं होगा तो मैं लाख कोशिश कर लूँ, कुछ नहीं होगा। आश्वासन मिला, बात विमर्श आपने किया। देखिए, राजनीति में आश्वासन और कुछ नहीं होता है। परिस्थितियाँ समय देश हमारा बदलती है, मिनटों में परिस्थितियाँ बदलती है, इसलिए संभावना का खेल मैंने पहले भी कहा है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी ज़िम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूँ और जब तक इस क्षेत्र में रहूँगा, एक ईमानदार अपनी जो छवि मेरी बनी है, उसको मैं बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए, इसलिए कि जैसे इन्होंने कहा और मैं भी मानता हूँ कि घाटशिला का उपचुनाव सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और लिटमस टेस्ट है। इसलिए सरकार बनने के बाद 2024 में हेमंत सरकार दोबारा बनी है, वो पहला उपचुनाव है, इसलिए कोई भी इसे हल्के में नहीं लेगा। और दूसरा जैसे इन्होंने कहा कि भी आदिवासी बहुल, संथाल बहुल होने से एक मैसेज देने का भी काम करेगा कि एक जो है किसके साथ आदिवासी समुदाय किस पर ज़्यादा भरोसा कर रही है या नहीं कर रही, उसको लेकर है। और पिछले चुनाव को आप देख रहे हैं कि पहले से स्वाभाविक वहाँ पर जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, बाबूलाल सोरेन, पिछले बार वहाँ चुनाव लड़े हैं। उनकी तरफ से भी देखा जा रहा है पिछले कि भई वहाँ एक्टिविटी बढ़ गई है। चंपई सोरेन खुद कहते हैं जोहार घाटशिला, मतलब एक मैसेज क्लियर दिया जा रहा है कि भई हम भी जो है इसमें तैयार हैं। कई ऐसे कैंडिडेट आएँगे और उस पर दावेदारी होगी। काफ़ी कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ तमाम अपडेट ग्राउंड से हो या पॉलिटिकल पार्टियों या दावादारियों को लेकर हम आप तक पहुँचाने की अभी से कोशिश हमारी जारी रहेगी। अपने सहयोगी सिसरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।